वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम के इस घंटे में भी हम ऑब्वियसली बजट के हवाले से डिस्कशन करेंगे और ब्रेक से पहले बात हो रही थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से जो कि बंद हो रही हैं, कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, रोज़गार ख़त्म हो रहा है। तो उस पर जो पॉइंट रेस किए हैं HM शहजाद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। सर, ये जब बजट आता है ना तो वो गाड़ी ख़रीदने वालों का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या इस साल हम सस्ती गाड़ी ख़रीद सकेंगे या मज़ीद इसके ऊपर कोई टैक्स लग रहे हैं, कुछ कैपिंग वगैरह भी हटाई गई है। सर ज़रा बताइएगा, गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं या मज़ीद कीमतें बढ़ रही हैं? देखो, सूरत हाल इस वक्त ये है कि गाड़ियाँ सस्ती तो नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं थोड़ी सी गाड़ियाँ महंगी होंगी। जो केप 1800 सीसी तक था, उन्होंने अब इसको रिड्यूस करके 1300 सीसी तक केप रखा है और 1300 से 1800 सीसी तक जो है वो दोबारा वो केप हटा दिया गया है। ये केप हमने 2005 में उस वक्त की हुकूमत शौकत अजीज साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि तमाम ये जो गाड़ियाँ थी 650 से लेकर 1800 सीसी तक, इस पर हमने ड्यूटी फिक्स के लिए कहा था और उस वक्त की हुकूमत ने हमारी बात मानी और हुकूमत को इन 25 सालों में ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की उसमें बेइंतहा जो है वो ड्यूटीज मिली। अच्छा, अब ये जो कैप हटाया गया है, इससे होगा ये कि कस्टम अफसर जो होगा उसके पावर्स में इजाफा होगा और एक तरीके से आप अगर देखें तो ड्यूटीज बढ़ने का, और जब ड्यूटी बढ़ेगी तो वो गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा होगा। तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हुकूमत से अपील ही करूंगा कि जो कैप 1800 सीसी तक लगा हुआ था उसे बरकरार रखा जाए, ताकि कम से कम हम ये तो कह सकेंगे कि हुकूमत ने ना कोई टैक्स बढ़ाया और ना कम किया। सही। अच्छा सर, ये मैं देख रही हूँ, उम्मीद थी कि हुकूमत कोई बड़ा रिलीफ देगी एक ऐसे वक्त में जब ऑटो सेक्टर शदीद बहरान का शिकार है और बजट से पहले सुजुकी कंपनी की तरफ से वजीर आजम साहब को खत लिखा गया था। नया टैक्स तो नहीं लगा, लेकिन सर जो मिनी बजट में लगाए गए थे टैक्सेस, उससे बरकरार रखा गया है। आप लोगों की क्या तवक्कुआत थी इस हवाले से? फिर आपने बजट कैसा पाया? देखें, बेसिक हुकूमत ने कोशिश अच्छी की है इतने बुरे हालात के अंदर। बात वही है कि हुकूमत ने मेजर तो बहुत सारे ले लिए हैं, अब ये इतना बड़ा खसारा, फिर उसके बाद ये जो रिलैक्सेशन दी है, तो ये पैसे आएंगे कहाँ से? नया टैक्स पेयर तो कोई है नहीं। जो फाइलर है या जो टैक्स दे रहा है, मजीद उसी के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं। आपने कोई नया रास्ता नहीं निकाला कि मजीद टैक्स कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से हम टैक्स ला के मईशत को सही करें, मुल्क के हालात को अच्छा करें। बहरहाल हुकूमत ने कोशिश की है, हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है इसमें उनको कामयाब करे, लेकिन दूर दूर तक हमें प्रॉब्लम सामने नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस वक्त आपने जो ऑटोमोबाइल लोकल इंडस्ट्री की बात की, तो आज अगर लोकल इंडस्ट्री इस दाने पे खड़ी है तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद है कि आज सुजुकी को 40 साल से जायद का अर्सा हो गया, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है उन्होंने और वो असेंबलर्स हैं। इसी तरह टोयोटा और होंडा भी, और मजीद 7-8 कंपनी आई, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गई नहीं। वरना इतने अरसे में हम मैन्युफैक्चरिंग अगर करते तो आज अपने मुल्क की जरूरत को पूरा भी करते और दुनिया को गाड़ियां एक्सपोर्ट करते, लेकिन इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। और आज हम दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी जो असेंबल करके, क्योंकि आज भी हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं जी, लाखों डॉलर करोड़ों डॉलर यहाँ पर असेंबलिंग होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब राना साहब, सर मैं इस बात का जवाब जरा राना साहब से लेती हूँ। जी सर, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। ये जरा राना साहब से मैं इस बात का जवाब ले लूँ। बताइए, ये जो हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल की, टेक्सटाइल में आप लोगों की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि बेहतरीन मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन जो टेक्सटाइल की तरफ से ग्रीवेंसेस आ रही हैं वो कह रहे हैं कि जी पिछली हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो ज़्यादा बेहतर थी, अभी जो मेजर्स हैं उससे तो बदहाली आएगी, उससे मजीद एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी, उससे ग्रोथ में कमी आएगी। सर देखिए, मैं खुद फैसलाबाद से बिलोंग करता हूं, तो मेरा टेक्सटाइल वालों से काफ़ी राब्ता रहता है। देखिए, मैं समझता हूं कि अभी जो मेजर फैक्टर आपका डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट्स में आया है टेक्सटाइल के अंदर,
वो आपका इंटरनेशनल स्लम्प है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, उसका इम्पैक्ट है। ये सच है, अभी भी हम लोग इनको जो रियायती गैस टैरिफ है वो दे रहे हैं, $9 पे हम इनको दे रहे हैं। बाकी इनके साथ इंटरेक्शन भी रहता है हुकूमत का, लेकिन IMF के जो मुआहदा था उसकी एक शराइत यही थी कि हमें सब्सिडीज़ लिफ्ट करनी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक टैरिफ के ऊपर डेफिनेटली जो है वो हमें उसको वापस लेना पड़ा। देखिए, मैं समझता हूँ इसके बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर कंपेटिटिव रहेगा। बाकी इनके जो इंपोर्ट के मामलात हैं वो तो काफ़ी हद तक हमने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट हम कर रहे हैं कि वो जो है अपनी इंपोर्ट्स जो उनकी रिक्वायर्ड एसेंशियल्स हैं वो करते रहें। तो बाकी जो अभी ऑटोमोबाइल के ऊपर बात हो रही थी उस पर मैं यही कमेंट करूंगा। देखें, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो बेसिकली लो रिजर्व्स की वजह से हिट हुआ है, और जब ये रिजर्व्स की सिचुएशन बेहतर होगी तो इसको रिव्यू किया जा सकता है मामलात को। लेकिन अभी इस वक्त करंटली प्रायोरिटी जो है वो आपने अपने डॉलर्स बचाने हैं, आपने जो नॉन एसेंशियल्स हैं उसको आपने थोड़ा सा ब्रेक लगानी पड़ी, और उसके अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर हिट हुआ है। लेकिन देखें, वहाँ ये ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो चैलेंजेस हैं रिजर्व्स के, उससे हम बाहर निकल आएँ तो इंशाल्लाह ताला इसको जरूर करें। लेकिन डिलीशन नहीं की, ऑटो इंडस्ट्री ने नहीं की डिलीशन, ये होनी चाहिए थी, ये बर वक्त हो जाती। आज भी ये एक हाई आपको के डॉलर के ऊपर एक हैवी ड्यूटी ऑटोमोबाइल जो है वो पड़ती है डॉलर आउटफ्लो के ऊपर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान अफजल साहब। साथ आमिर मीर साहब, आप नईम साहब आप कहना चाह रहे थे कुछ, और साथ साथ सर सवाल भी ले लीजिएगा। ये जो टारगेट्स रखे गए हैं, ताजर बिरादरी इसको किस तरह से देख रही है? इन टारगेट्स को गवर्नमेंट मीट कैसे कर पाएगी? स्पेशली जो सेक्टर्स आपकी तरफ आते हैं सर, वहाँ पर कैसे मीट किया जाएगा? क्योंकि जहाँ जहाँ अगर टेक्सटाइल की तरफ हम देखते हैं तो वहाँ पर तो कहा जा रहा है कि जी ग्रोथ रेट भी ऑब्वियसली कम होगा, फिर एक्सपोर्ट भी कम होगी। ताजर बिरादरी क्या करेगी सर? देखें जी, मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ और फिर एक दो तजावीज़ है वो मैं देना चाहूँगा। जो आप आदाफ की बात कर रही हैं तो मैं समझता हूँ कि ये आदाफ पूरे होंगे। वो इसलिए कि जो पिछला साल पूरा गुजरा है उसमें हुकूमत फोकस्ड नहीं थी। एक पॉलिटिकली जो आप देखते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम था, और बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम था, और हुकूमत जो है उसकी तमाम तर तवज्जो जो है वो किसी और काम पे थी, और ज़ाहिर है वो काम क्या है वो मैं इस बहस में जाए बगैर। अब हुकूमत फोकस्ड है। मैं समझता हूँ कि 9 मई के बाद ये PDM की हुकूमत आई है। 9 मई एक स्याह दिन ज़रूर था, लेकिन सहर भी 9 मई से ही हुई है और सहर भी वहीं से उठी है। तो मैं समझता हूँ कि 9 मई के बाद अब इनको हुकूमत मिली है और अब ये काम करेंगे, और हम ताजर बरादरी जो है हम समझते हैं कि इन अहदाफ को पूरा करने के लिए हमें हुकूमत से जो भी ताउन करना होगा हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। एक बात तो ये होगी। लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो 2 महीने की सैर है ना, फिर उसके बाद तो सर फिर इलेक्शंस होने हैं, तो निगरान हुकूमत के लिए तो ये इन टारगेट्स को मीट करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, निगरान हुकूमत को तो जी बजट बना के दे दिया है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बजट बन चुका है आपका। तो इलेक्शन होंगे और उसके बाद हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह ताला निज़ाम अच्छा चलेगा, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अब हामिद ज़मान साहब का एक सवाल था कि हामिद ज़मान साहब सस्ती बिजली मांग रहे हैं, ये टेक्सटाइल वाले, ठीक है। अब इनको ये इल्म होना चाहिए, अगर ये सस्ती बिजली मांग रहे हैं तो किसी ने अपनी जेब से इनको सस्ती बिजली भाई नहीं देनी। ये मैंने 65 रुपये 60 रुपये का यूनिट लेना है ना, मैं कमर्शियल मीटर होल्डर हूँ, सबसे महंगा ख़रीदार बिजली का मैं हूँ, मैं महंगा यूनिट ख़रीदूँगा तो इनको सस्ता मिलेगा। तो आप देखें कि मुझे ये कह रहे हैं कि जी आप टैक्स नहीं देते हैं, अभी बात कर रहे थे, तो मैं अपने हामिद ज़मान साहब को मैं ये रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ कि आपकी मालूमात कमज़ोर है। 236G और 236H के तहत हम जहाँ से भी अपना सामान ख़रीदते हैं, चाहे वो इम्पोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर, हम एट सोर्स अपना टैक्स विदहोल्ड करवाते हैं, कटवाते हैं। अगर हम जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं तो हम 0.5% कटवाते हैं, और अगर अनरजिस्टर्ड हैं तो 1% कटवाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक तनख्वाहदार जो है वो एट सोर्स से जब तनख्वाह लेता है अपना टैक्स कटवाता है। तो ये कहना कि जी ये टैक्स नेट में नहीं है या टैक्स नहीं देते हैं, और बावजूद इसके कि जिसकी 4 लाख रुपया सालाना आमदन है, जो कि टैक्स छूट मौजूद है हमें, वो भी हमें नहीं मिलती क्योंकि हमारा टैक्स विदहोल्ड कर लिया जाता है। तो लिहाजा ये बात कहना कि जी इस तरह हम जो है ना वो अपना टैक्स नहीं देते और टैक्स अदा नहीं करते, ये बात
ये जुज़वी तौर पर तो ठीक हो सकती है, लेकिन ये कुल्ली तौर पर दुरुस्त नहीं है। और एक आखिरी तजवीज़ है, राना साहब अगर मौजूद हैं तो बता दें मुझे। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमने फाइलर और नॉन फाइलर की तफरीक की है और हर जगह पर हमने टैक्स को डबल किया है। तो मेरी ये तजवीज़ थी जो इसहाक डार साहब ने मानी नहीं, और मैं आज आपकी मीडिया की वसातत से मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि अभी तो बजट जो है वो पास नहीं हुआ, अभी पेश हुआ है ना, तो अभी तो ये सारी तजावीज़ हैं। तो एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है कि तनख्वाहदारों में से जो लोग जो हैं अपनी रिटर्न जमा नहीं, तनख्वाहदार तबके में से, उसका भी टैक्स जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर की तरह ट्रीट होना चाहिए, और उसको डबल लगना चाहिए जिसका ATL में नाम ना हो, ताकि ये तनख्वाहदार लोग जो हैं जो टैक्स की कटौती कराते हैं और समझते हैं कि जी हमने अपना टैक्स अदा कर दिया, और भाई नहीं, आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, आप पर डबल लगना चाहिए टैक्स। जिस तरह मेरे ताजर पर मुझ पर डबल टैक्स लगता है, मुझे पेनल्टी देनी पड़ती है नॉन फाइलर होने की बना पर, तो तनख्वाहदारों को भी होनी चाहिए, ताकि ये रोज का जो है ना। सर ये जो तनख्वाहदार तबका जिन्हें सैंडविच तबका कहते हैं सर, उनके अलावा ये फिर वो कारोबारी और तमाम ताजर बिरादरी के लिए भी ये तजवीज़ है ना कि वो तमाम ताजर जो अपने कारोबार को रजिस्टर नहीं करवाते हैं या बैंकिंग चैनल के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ये उनके लिए भी है ना सर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो ट्रांजैक्शन जो हैं जो छुपाई गई या बैंकों से की गई, जो नॉन फाइलर की हैसियत से की गई, उस पर 0.6% टैक्स लग गया ना, ये हमने लगवाया है, ये हमने जाके कहा है कि जी नॉन फाइलर्स पे टैक्स लगाएं। लेकिन इसी तरह हम ये कहते हैं कि जो तनख्वाहदार जो नॉन फाइलर है ना, इसको भी टैक्स नेट के अंदर लाएं, इसका नाम भी ATL में डालें, और जो अगर ये ATL में नहीं है तो उसको डबल इसकी तनख्वाह से कटौती करें, ताकि इसको भी समझ आए कि ATL होती क्या है, और इस तनख्वाहदार तबके को भी पता लगे कि मैंने भी अपनी रिटर्न जमा करानी है हर साल। सही। रिजवान साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। खालिद साहब वैसे टर्न आपकी है, लेकिन आपकी इजाजत से मैं चाह रही हूँ जरा जमान साहब का, क्योंकि जमान साहब को जवाब दिया है मीर साहब ने, तो मैं चाह रही हूँ जमान साहब जरा इस पर रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं खोकर साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी जमान साहब। जी मैं देखें इससे पहले वो एक और साहब जिन्होंने बात की कि मुराद टेक्सटाइल को बहुत मिल रहे हैं, 2-3 चीज़ें शायद नहीं मीर साहब मिसअंडरस्टैंड कर गए। मैं ये नहीं कह रहा था कि ट्रेडर्स टैक्स नहीं देते, मैं ये कह रहा था अपना टैक्स टू GDP रेशियो देखें, आप फैक्ट्स को देखें ना, सियासत की बातें हम छोड़ दें, फैक्ट्स को देखें। 6-7-8% आपका टैक्स टू GDP रेशियो, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। नंबर 2, आप ये जो बात इन्होंने कही कि बिजली सस्ती, ये एक गलत फहमी है। बिजली हम सस्ती नहीं मांग रहे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पे आप हमें बिजली दें, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस वो मिला के 18-19 रुपए की बिजली पड़ती है, हमें 20 रुपए में मिल रही है। अब जब 40 रुपए पे जाएगी तो ये क्या है कि क्रॉस सब्सिडाइज हम कर रहे हैं डोमेस्टिक सेक्टर को, जिसको बिजली सस्ती मिलती है, और जो 30-35% तक जो लाइन लॉसेज हो रहे हैं उनको भी हम क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो हम अपने मुल्क में तो ये चीज़ चला सकते हैं, हम अपनी महंगाई और अपनी इनएफिशिएंसीज दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ना चाहिए, उसके लिए आपकी इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, फाइलर नॉन फाइलर ये सब कुछ उसमें आएगा। और दूसरा, हम सब्सिडी नहीं मांग रहे, लेट्स बी वेरी क्लियर, हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सर्विस चार्जेस पे आप हमें बिजली दें, लेकिन आप क्रॉस सब्सिडाइज करके हमारे पे ना डालें। और तीसरी चीज़ एक जो बहुत पॉलिसीज की मैं बात कर रहा था कि हमारा लिक्विडिटी क्रंच इतना बड़ा है, 23% पे हमें कर्जा मिलता है, और सैकड़ों अरब रुपए हमारे जो रिफंड में फंसे हुए हैं इस वास्ते कि हमें पहले सेल्स टैक्स लगता है, उसके बाद जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें वो रिफंड होता है। रिफंड का प्रोसेस इतना स्लो है और इतना वो डिफर्ड टैक्स आता है कि 100-200 बिलियन हमारे उधर फंसे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और डॉलर जहाँ चला गया, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन हमें हमारी ग्रोथ क्यों स्टंट हो गई है। और जो वो साहब ने बात की कि दुनिया में स्लम्प है, सही कह रहे हैं, लेकिन वाई इज बांग्लादेश ग्रोइंग, वाई इज वियतनाम ग्रोइंग, वाई आर वी नॉट ग्रोइंग। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक सर। खालिद खोकर साहब, सर ज़राअत ऑब्वियसली ज़राई मुल्क है, अब ज़राअत का एक बहुत बड़ा किरदार है मईशत पर, तो आप समझते हैं सर कि इतने मुश्किल हालात में जो बजट हुकूमत की तरफ से बनाया गया है, इससे मज़ीद बेहतरी कुछ निकल सकती थी, आपके लिए कुछ और ऑप्शंस हो सकते थे सर? जी, पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा, अगर वो अली एहसान साहब बैठे हैं, राणा साहब, तो उनको मैं बता दूँ कि हमारे साथ गलत बयानी की जाती है।
जो कहा गया है कि सीड के ऊपर GST और टैक्स ख़त्म कर दिया, उस पर कोई टैक्स या ड्यूटी नहीं थी जो बाहर से सीड आता है। दूसरा, डॉक्टर फारूक साहब कह रहे थे कि बाहर से कॉटन का सीड आएगा और उससे ये इनकलाब आ जाएगा, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल है, उनको पता नहीं बाहर से कॉटन का सीड पाकिस्तान में आके काश्त नहीं हो सकता, ना हम मंगवा सकते हैं, ना वो सीड यहाँ पे कामयाब है। उसकी रिसर्च यहीं पे होनी है, अगर रिसर्च यहाँ पे होगी तो तभी कामयाबी होगी। अगली बात यह है कि हुकूमत ने क्या किया है कि आपका सबसे बड़ा पाकिस्तान का सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में है। पिछले 12 माह से साइंसदानों को इस मुल्क में तनख्वाहें नहीं मिली, ये मेरे लिए बायस शर्म है। अगली मेरे लिए बायस शर्म बात यह है कि हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद एक तरफ तो हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, 50 से 55 लाख आबादी, एक मुल्क जितनी आबादी हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ नहीं है। आज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हम तकरीबन 14 से 15 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। हमारा मार्केटिंग मैकेनिज़्म कोई नहीं, हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं है। अच्छा, जो बात हुई है कि बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करने पे ड्यूटी फ्री, मुझे हुकूमत से मेरा एक ही सवाल है, अगर वो मराद देना चाहते हैं, जो यहाँ पे ज़रूरी आलात बन रहे हैं पाकिस्तान में, हल बनता है, ब्लेड है, थ्रेशर है, ट्राली है, हर चीज़, उसके ऊपर 17% GST क्यों नहीं ख़त्म की गई? ट्रैक्टर पे GST नहीं है, जो आम ज़रूरी आलात बन रहे हैं, जो काश्तकार ने ज़रूरतमंद में ख़रीदने हैं। देखिए, आपके पास पाकिस्तान में 95% छोटा काश्तकार है। अच्छा, उसने यहाँ से सब कुछ खरीदना है, उसके ऊपर 17 से 18% GST है। अगली चीज़ ये है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इस पूरे बजट में हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं देखा गया। हमें रीजन में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। हम दुनिया से, हमारी पैदावार कम है। आप ये देखें, हमें बीज का मसला है, सीड का मसला है कि हमारी पर एकड़ पैदावार आती है गंदम की 30-31 मन, जबकि इंडियन पंजाब की 55 मन है। देखे ना हम कहाँ खड़े हैं। हमने खुद ज़राअत का बर्बादी। सबसे बड़ा सवाल तो और सबसे बड़ी तशवीश की बात यही ऑब्वियसली हो जाती है खालिद साहब कि एक ज़रूरी मुल्क है और वहाँ पर इंपोर्ट किया जाए तो, और फिर रिसर्च के लिए हमारे पास मैं छोटी सी और, तो ये आपके बड़े वैलिड पॉइंट है। एक छोटी सी अर्ज और सुन लें, नहीं एक चीज़ मेरी और सुन लें जी। हमारे अभी मेज़ मकई आ रही है, मकई आने से पहले उसका रेट 4000 था, जब काश्तकार की मक्की आई तो उसका रेट 2200 रुपये हो गया है। हमने पिछले साल गंदम बेची थी 2200 रुपये मन, वही गंदम बाद में अंड कंज्यूमर को, गरीब आदमी को मिली थी 4000 से लेके 5200 तक मन तक। वो 1750 अरब कौन खा गया? हमने पिछले साल मुंजी बेची थी 1800 से 2000 रुपये मन, वो चली गई 5500 पे। 1000 अरब कौन खा गया? ठीक, सर आपका कमेंट आ गया। सर मुझे रिजवान साहब को भी शामिल करने दीजिए। सर प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा। रिजवान साहब, प्रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवान साहब। सर हुकूमत बड़ी मुतमईन है, हुकूमत को लगता है कि इन मुश्किल हालात में बड़ा ज़बरदस्त बजट पेश किया है, लेकिन जितने भी मैं ताजिर बिरादरी से बात कर रही हूँ या दीगर सेक्टर से बात कर रही हूँ तो तमाम के पास कोई ना कोई ग्रीवेंसेस मौजूद है। तो सर हुकूमत के अलावा कोई और खुश है भी या नहीं? आप खुश हैं इस बजट से? आपके लिए कुछ निकला है इसमें? देखिए, मैं तो जब खुश होऊंगा जब एक आदमी जो 35,000 रुपये तनख्वाह कमाता है उसका गुजारा हो जाएगा इस बजट में। एक 50,000 का जो आदमी 50,000 जो कमाता है उसका गुजारा हो जाएगा इस बजट में, और जो 1 लाख रुपए कमाता है उसका गुजारा हो जाएगा। इन दो लोगों को भी गुजारा करना मुश्किल है, इतनी महंगाई है। ऐसा बजट लाना चाहिए जिससे आम आदमी उसको रिलीफ मिले, आम आदमी को जो फ़ायदा होता। ऐसा बजट लाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती। जहाँ तक कि ये जो हिंसों का हेर फेर है मुझे पता नहीं है, मैं सीधी बात करता हूँ। जो छोटे लोग, जो छोटे मिडिल क्लास के लोग हैं वो पिस रहा है इस सिलसिले में। आपको बताया चलो, जैसे मोबाइल फ़ोन से हम लोग हमारा सिलसिला है, मोबाइल फ़ोन अगर जो असेंबल करते हैं यहाँ, उसकी जो $350 का जो जिसकी वैल्यू है उस पर 10 रुपये जो है वो सेल्स टैक्स लेती है गवर्नमेंट। 10 रुपये सिर्फ सेल्स टैक्स लेती है, लेकिन उसके प्राइस आपको पता है लोकल इंडस्ट्री के जो प्राइस हैं वो कितनी डबल के तकरीबन कि एक 20-25 हज़ार को जाए लो 50,000 में बिक रहा है। हुकूमत इसको भी तो देखे आप। और इसी तरह मैं आपको बता दूँ, इंपोर्टेड मोबाइल, अगर जो मोबाइल जिसकी वैल्यू तकरीबन कुछ $100 के अंदर है, उसको जो इंपोर्टेड 3,500 रुपये लिए जाते हैं उससे, और जो $100 से ऊपर है उसके 6,500 रुपये लेते हैं। उसमें लीवी
इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ड्यूटी सब शामिल है। हाँ। हम लोग अभी भी जो है 2G 3G इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया 6G पे चली गई। जी। अच्छा रिजवान साहब, जिस सेक्टर से आपका ताल्लुक है ना सर, वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, लीड क्लास हो, सर मोबाइल फोन हर कोई इस्तेमाल करता है। तो आसान और सादा लफ्जों में सर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो मुझे बताइएगा, लेट्स सपोज सर 35,000 का एक मोबाइल फोन था लास्ट ईयर, फिर उसकी प्राइसेस हो गई 55,000, तो सर ये जो बजट आया इससे वो 55,000 ही रही या 55,000 से बढ़ गई या कम हो गई? देखिए 55,000 नहीं हो गई, उसके प्राइस हो गए वो 65 से 70,000 रुपए, डबल हो गए प्राइस। और जो आप बता रहे हैं कि आप जो प्राइस की, देखिए हमारे यहाँ शॉर्टेज है, डिमांड बहुत है, शॉर्टेज है। मोबाइल जो है वो उसकी जो LCs है वो नहीं खुली, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं और ज़्यादातर जो इम्पोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट की वजह से आप देखें डॉलर है नहीं हमारा, उसकी वजह से प्राइस बढ़े। ये तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि रॉ मटेरियल की जो है LCs खोलेंगे, कब खोलेंगे ये पता नहीं है, बोल तो दिया उन्होंने, लेकिन अगर खोलना होता तो बेचारे ये जो प्राइस थे ये नीचे आते। आप देखें ये मोबाइल फ़ोन जो लग्जरी में नहीं है, मोबाइल फ़ोन हर आम आदमी की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। आपकी बात से मुझे ये समझ आया सर, यानी कि मोबाइल की जो प्राइसेस बढ़ेगी वो हुकूमत के टैक्सेस लगाने की वजह से नहीं बढ़ी है, बल्कि क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, इसकी वजह से खुद प्राइसेस बढ़ा दी गई और हुकूमत उस प्राइसेस को रोकने में नाकाम हुई। बिल्कुल, डॉलर भी बढ़ा, इसकी वजह से प्राइस बढ़ी, और इसके अलावा जो शॉर्टेज हुई इसकी वजह से प्राइस हुई। लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स जो लगाया है, टैक्स मैं कहता हूँ कम करें आप, अभी भी टैक्स ज़्यादा है। एक $100 का जो मोबाइल जो है उस पर ड्यूटी होनी नहीं चाहिए, जो आम आदमी के पहुँच हो। अब ये देखें सारा चीज़ कारोबार इसी से, मोबाइल से। एक आदमी जो है रोज़गार भी इसी से कमाता है, मोटरसाइकिल भी इससे जाता है, गाड़ी भी इसी से जो है वो चलाता है, और जितना भी बैंकिंग सेक्टर वो भी इस्तेमाल यही करता है। तो ये लग्जरी में नहीं है, ये लग्जरी टैक्स जो है ये RD सब खत्म होनी चाहिए ताकि आम आदमी को पहुँचे। देखिए इसके अलावा मोबाइल फोन के अलावा बताऊँ आपको, जो सोलर पैनल की बात की, जो सोलर पैनल पे जो उन्होंने जो हालात पे जो ड्यूटी ख़त्म की है, सोलर पैनल तो वैसे ही ड्यूटी फ्री है। सोलर पैनल जो इंपोर्ट होता है उस पर ड्यूटी नहीं है, सिर्फ उसके जो इन्वर्टर्स हैं उस पर ड्यूटी लगाई गई है और जो बैटरीज हैं उस पर ड्यूटी लगाई गई है। अभी आप मुझे बता रहे हैं कि जो आलात मंगाएंगे इंपोर्ट करेंगे, अभी तो आपको फैक्ट्री लेनी होगी, उसके बाद उस पर जो है फैक्ट्री बनानी होगी, उसके बाद उसकी जो है मशीनरी मंगानी होगी, उसके बाद आप पार्ट्स इंपोर्ट करेंगे। ये 1 साल तो ऐसे ही गुजर जाएगा। अभी आप जंगी बुनियादों पर काम करें, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, सब चीज़ें नहीं है, आप जो है फौरन जो है मईशत जो है वो जंगी बुनियाद पे काम करने का काम है। ये नहीं है आप उसको डिले पे डिले कर रहे हैं। अभी 1 साल ऐसे ही गुजर जाएगा, 2022-23 का ये बजट है तो वैसे ही निकल जाएगा। आप जो बड़ा आदमी जो अरबपति जो है आप मेरे साथ ही मौजूद हैं रिजवान साहब और बाकी पैनलिस्ट साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक आ रही है। वेलकम बैक वंस अगेन जी। गुफ्तगू चल रही है यहाँ पर बजट के हवाले से और जितने भी पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ के पास कुछ ऐसी अच्छी तजावीज़ हैं जो वो समझते हैं कि अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती है, और कुछ का ख्याल ये है कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे माशी तितर बितर का शिकार हैं, तो अगर जंगी बुनियादों पर हुकूमत की जानिब से काम किया जाता है तभी कुछ बेहतरी हो सकती है। लेकिन हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है और हुकूमत को लगता है कि अब हम फाइनली माशी ट्रैक के ऊपर आ रहे हैं और अब जिस तरह का बजट पेश किया गया है इससे अब बेहतरी होगी। आमिर मीर साहब, नईम मीर साहब से आगाज करते हैं दोबारा बात का। आमिर साहब, नईम साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि इस बजट में बार बार तब्दीली करना होगी। इसहाक डार साहब कहते हैं मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। आप किसकी राय से इत्तेफाक करते हैं सर? देखें बात सुने जी, बात यह है कि बात दोनों की ठीक है। मसला ये है कि अगर 9,200 अरब रुपए का जो है वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा और पैसे चाहिए आपको, तो ज़ाहिर है आपने अखराजात करने हैं तो आपको कोई ना कोई मिनी बजट लाना पड़ेगा। अगर ये ग्रोथ रेट है, अगर 3.5% का अगर ग्रोथ रेट जो है उसको आप तसलसल के साथ बरकरार नहीं रख पाते तो आपके टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएंगे। तो जाहिर है अगर आपको बाहर से पैसा नहीं मिलेगा, आपने 7,300 अरब रुपया जो आपने आज शायद डॉलर पर जो है वो कैलकुलेशन की हो 300 रुपयों पर, तो अगर ये जो है वो 7,300 अरब रुपये बनते हैं तो अगर डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो ये हो सकता है 7,500 8,000 अरब रुपये तक पहुंच जाए। तो अगर बाहर से आपको कर्जा नहीं मिलता और आपको सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर क्या करेंगे आप, मुझे बताएं। तो फिर आपको कोई ना कोई मिनी बजट लाना पड़ेगा। तो इस वक्त पाकिस्तान एक सीरियस क्राइसिस में है। सवाल ये है कि इस सीरियस क्राइसिस से निकलना कैसे है। देखिए मैं आपके इस प्रोग्राम में बैठा हूँ, ये करीब 2 घंटे की नशिस्त हो रही है और मैं 3 दिनों से मुसलसल कम से कम
आधे दर्जन प्रोग्रामों में जा रहा हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर। इंतहाई अफसोस की बात है कि मैंने हर मायरे मईशत से ये तो सुना है कि उसने मुझे ये अदादो शुमार और एक बड़ी ही मुझे एक डार्क पिक्चर जो है वो पेश की है, लेकिन किसी के पास अमली तजवीज़ नहीं है। इस भंवर से निकलना कैसे है? देखें, ये है इशू हमारा, और इस भंवर से अगर निकलने की आपके पास कोई तजवीज़ नहीं है तो फिर जो ये सारी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं सारी फ्यूटाइल है, ये बेकार है। देखें, इस नशिस्त का मकसद ये होना चाहिए कि इसमें हमने निकलना कैसे है। अब देखें, बात ये है कि सूबे जो हैं वो आप NFC अवार्ड के तहत सूबे जो 18वीं तरमीम हुई है, आपके फंड्स का बेशतर हिस्सा यानी अप टू 57% तो वो ले जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं उठाते वो। ना उन्होंने आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर्स में हिस्सा डालना है, ना उन्होंने आपकी जो डेट सर्विसिंग है उसमें हिस्सा डालना है, ना उन्होंने पेंशनों में हिस्सा डालना है, ना उन्होंने सर्कुलर डेट में हिस्सा डालना है। वो तो आराम से घर बैठे हुए हैं, उन्हें घर बैठे बैठे पैसे मिल जाते हैं। देखिए, इसको एड्रेस करना है हमारी कौमी क़यादत ने कि जो साहब आप कह रहे हैं कि यहाँ से अगर हल नहीं निकलता तो फिर इस नशिस्त का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर, मसला ये है कि बजट तो पेश हो गया ना, और इसहाक डार साहब कहते हैं कि उससे पहले तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास, वो लोगों के पास गए हैं, उनकी तजावीज़ को सुनाए, और इन तमाम को देखते हुए, तजावीज़ को देखते हुए, IMF को सामने रखते हुए फिर ये बजट बनाया गया है। तो शहजाद साहब जरा फरमाइएगा सर। ये डब्बे का हल है ना किरण, ये डब्बे का हल है। सुने मेरी बात सुने, ये डब्बे का हल है। मैं तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको। बात ये है कि ये कोई हल नहीं है, इससे आपको कुछ ये कोई हल नहीं है। हमें डब्बे के हल जो हैं वो मजबूरन करने पड़ रहे हैं, बिकॉज कोalition गवर्नमेंट है, हुकूमत 1, 2, 3 वोटों की मार है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये सारी सिचुएशन है, हुकूमत परेशान है, इलेक्शन ईयर है, वोट लेने जाना है, लोगों को राजी करना है, बड़े मसाइल हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। सिलसिला ये है बात करने का कि मकसद ये है कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास पैसा आएगा, पैसा आप दे रहे हैं सूबों को, यही बात मैं बार-बार कल से पूछ रही हूँ कि जो टारगेट रखे गए हैं वो मीट कैसे होंगे? अगर आप तमाम लोग ही उम्मीद छोड़ें और आपको लगता है कि इस बजट में कोई ऐसा नहीं है, इससे मजीद अगर बदहाली आएगी तो फिर वो टारगेट कैसे मीट होंगे? ये बड़ा सवाल है। शहजाद साहब, सर गुज़िश्ता 1 साल जो ऑटो इंडस्ट्री के लिए वो बड़ा खौफनाक रहा है सर। कंपनीज को ऑब्वियसली तारीखी नुकसान उठाना पड़ा है, बहुत सारी चीजें सामने आती रही हैं। आप लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ा है और कुछ आदाद शुमार आप बता सकते हैं? कितने लोग बेरोजगार हुए हैं सर? सूरत हाल से निकलने का कोई फॉर्मूला है आपके पास? किरण, देखें, बात को जरा समझने की कोशिश करें कि ये जो लोकल असेंबलर है ना, ये लोकल असेंबलर ने खुद ये हालात पैदा किए। हम आज 40 साल से, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सुजुकी को मुल्क में आए हुए 40 साल हो गए। हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम असेंबलर्स हैं। टोयोटा होंडा को भी 35 साल हो गए, हम असेंबलर्स हैं। आज CKD SKD असेंबली हम इंपोर्ट के मोहताज हैं। वो जब आएगी तो हम गाड़ी जोड़कर आवाम को महंगी तरीन असेंबल्ड शुदा गाड़ी देंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरर होते आज हमें ये हालात नहीं देखने पड़ते, हम अपने मुल्क की ज़रूरत को भी पूरा करते और दुनिया को गाड़ी एक्सपोर्ट करके हम अपने मुल्क में एक बहुत बड़ा पैसा लेकर आते। लेकिन ये हमारी बदनसीबी रही कि पुराने प्लेयर जो नए 7-8 प्लेयर आए वो भी इन्हीं के रंग में रंग गए और वो भी असेंबलर्स हैं। तो इस वक्त सवाल एक ही है कि हमें ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि मुल्क में पैसा आए, डॉलर की शक्ल में आए। उसका एक ही रास्ता है, TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो समंदर पार पाकिस्तानी। सर, आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट। रिजवान साहब, योर लास्ट कमेंट सर, आखिरी कमेंट कीजिएगा सर। जी देखें, अगर ये समंदर पार पाकिस्तानी रिजवान साहब, हेलो जी, रिजवान साहब आपसे बात कर रही हूँ। रिजवान साहब आखिरी कमेंट कीजिएगा सर। जी देखिए, अब आपको बताऊँ, मिडिल क्लास जो है बिल्कुल पिस गया है। आपको मिडिल क्लास की भी जो है मेरी ज़िंदगी बेहतर करना होगा, उसको भी कारोबारी मौके देंगे ताकि उसको जो है बढ़े। हमारा मिडिल क्लास जो है उसकी बहुत हालत बुरी है। इसके अलावा आपने बताया कि इस निज़ाम से कैसे छुटकारा है, क्योंकि आप सूद पे सूद दे रहे हैं, आप सूदी निज़ाम जिस वक्त खत्म कर, ये सूद का जो सिलसिला है ना, ये जिस दिन आपने खत्म कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान साहब, सूद पे सूद दे रहे हैं आप जिस दिन खत्म करेंगे। शहजाद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज अपने पार्टी के अंदाज में नई जमात IPP को गुड विशेस दी हैं। मैं गुड विशेस क्यों कह रही हूँ समझाती हूँ आपको ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ जी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर तबसरा करते हुए फरमाया है कि नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल, यानी इसे मुर्दा जमात करार दे दिया। जिसके जवाब में सीनियर सियासतदान अलीम खान साहब ने कहा है कि ये अल्लाह को ही मालूम है कि कौन डेथ ऑन अराइवल और किसका दी एंड है। लेकिन एक बात जो हमें मालूम है, क्यों ना वो शाह साहब से भी शेयर करें, उनको याद करवाएं। शाह साहब, आपके इस कॉल को हम पेशगोई समझें, इल्हाम समझें या भड़क समझें? आपकी पार्टी ने अब तक जितने भी दावे किए हैं ना, सभी हवा हो गए हैं। आपने अदम एतमाद की नाकामी का दावा किया, रिजल्ट सामने है। नए इंतखाबात करवाने के लिए हुकूमत को घुटने पर लाने का दावा किया, लेकिन फिर खुद घुटने टेक दिए। हुकूमत के साथ बैठने से इनकार किया, लेकिन फिर मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करने लगे। असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर इस्तीफ़ा दिया और फिर उन्हीं इस्तीफ़ों की मंजूरी को रुकवाने के लिए अदालतों में पहुंच गए। इमरान खान को 2028 तक वज़ीर आज़म बनाने का दावा किया, लेकिन एक साल से वज़ीर आज़म हाउस की दरो दीवार की खुशबू तक को तरस रहे हैं। ऑपोजिशन को रुलाने का दावा किया, लेकिन अब तहरीक इंसाफ वाले रो रो कर जेलों से बाहर आ रहे हैं। आपके लीडर कहते हैं इलेक्शन में खंबा भी खड़ा कर दिया जाए तो जीत जाएगा। हाल ऐसा ही हो गया है। उम्मीदवार तो मिल नहीं रहे, अब लगता है कि उन्हें अपने कहे पर ही अमल करना पड़ेगा। अपनों की बात तो दूर, आप तो अमेरिका से भी आज़ादी दिलवा रहे थे शाह साहब, अब अमेरिका को लव लेटर्स लिख रहे हैं। शाह साहब, कम कहे को ज़्यादा समझिए, क्योंकि आपके हर दावे का हमेशा उलट ही नतीजा निकलता है। तो फिर क्या हम अब इस नई भड़क को या नए दावे को नई जमात के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत समझें? प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।